कथा कहानी किस्सा के सभी मित्रों को नमस्कार। जीवन में सबसे जरूरी क्या है, इस विषय पर अलग अलग दृष्टिकोण से बहुत कुछ लिखा गया है। आज की कहानी भी जीवन को अलग ही कोण से देखती है। कहानी प्रसिद्ध रूसी कथाकार एंटन चेखव की है। तो प्रस्तुत है चेखव की कहानी द बेट की हिंदी पेशकश शर्त। पतझड़ की ये रात काफी अंधेरी थी। अपने कमरे में रुपयों के लेन देन से जुड़ा बूढ़ा व्यापारी चहलकदमी कर रहा था। आज से 15 साल पहले पतझड़ के दिनों में ही अपने द्वारा दी गई दावत को वो याद कर रहा था। उस दावत में कई पढ़े लिखे लोग जमा हुए थे और बढ़िया बातचीत हुई थी। दूसरी कई बातों के साथ साथ उन लोगों ने मृत्युदंड पर विशेष रूप से चर्चा की थी। मौजूद विद्वान मेहमानों में से ज्यादातर इस बात के पक्ष में थे कि मृत्युदंड को तुरंत बंद किया जाना चाहिए। उनका कहना था कि इस तरह की सजा पुरानी हो चुकी है और अमानवीय है। कुछ मेहमानों का तो ये कहना था कि मृत्युदंड को तुरंत ही उम्र कैद में बदल देना चाहिए। मेजबान व्यापारी ने अपने मेहमानों से कहा, मैं आप लोगों से सहमत नहीं हूं। अगर मृत्युदंड और उम्र कैद में से किसी एक को चुनना ही पड़े तो मैं मृत्युदंड के पक्ष में हूं। इसकी वजह यह है कि मृत्युदंड अधिक मानवीय और नैतिक है। मृत्युदंड एक ही बार में किसी आदमी को मार देता है, जबकि उम्र कैद में व्यक्ति रोज तिल तिल करके मरता है। अब आप ही बताइए, कुछ ही मिनट में मर जाना अच्छा है या लंबे समय तक रोज मरना ठीक है? एक मेहमान का कहना था, दोनों ही समान रूप से गलत हैं, क्योंकि दोनों ही मारने की बात करते हैं। कानून खुदा नहीं है, उसे ऐसा कुछ भी लेने का हक नहीं है जिसे वो चाहने पर भी वापस न कर पाए। मेहमानों में एक जवान वकील भी था। जब उससे राय मांगी गई तो उसने कहा, वैसे तो दोनों ही गलत हैं, लेकिन अगर मुझसे राय मांगी जाए तो मैं उम्र कैद का ही हिमायती हूं। जीवन मरने से तो अच्छा ही है। हल्की फुल्की बातचीत अब गहरी हो गई थी। व्यापारी जो उन दिनों जवान था और कुछ घबराया सा था, अचानक भावनाओं में बह गया। उसने मेज पर जोर से मुक्का मारा और जवान वकील को संबोधित करते हुए बोला, यह सरासर गलत है। मैं शर्त लगाता हूं, तुम अगर एकांत में 5 साल तक भी रह गए तो मैं तुम्हें $20 लाख दूंगा। जवान वकील ने जवाब में कहा, अगर यह बात है तो मुझे शर्त मंजूर है, लेकिन मैं 5 साल नहीं, पूरे 15 साल एकांतवास करूंगा। व्यापारी चिल्लाया, मंजूर है मित्रों, मैं $20 लाख दांव पर लगाता हूं। जवान आदमी ने कहा, ठीक है, तुम्हारे 20 लाख दांव पर हैं और मैं अपनी स्वतंत्रता दांव पर लगाता हूं। इस तरह ये फिजूल की शर्त लगा दी गई। खाने के समय व्यापारी ने नौजवान की मजाक उड़ाते हुए कहा, दोबारा सोच लो भाई, अभी भी समय है। मेरे लिए तो 20 लाख कुछ नहीं है, लेकिन तुम अपनी जिंदगी के 3-4 खूबसूरत साल बिना वजह गंवा दोगे। 3-4 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तुम इससे ज्यादा अकेले समय बिता ही नहीं पाओगे। एक बात और बता दूं, सजा मिली हो तो काटना आसान होता है, लेकिन अपनी इच्छा से जेल में रहना हंसी खेल नहीं है। यह ख्याल ही तुम्हें परेशान करता रहेगा कि तुम जब भी चाहो जेल से बाहर जा सकते हो। सोच लो, ये 15 साल पहले की बात है। कमरे में इधर उधर चलते हुए व्यापारी सोच रहा था, आखिर इस शर्त का मतलब क्या था? इस आदमी ने अपने जीवन के 15 साल बेकार में ही गंवा दिए। मैंने भी अपने 20 लाख खो दिए। क्या यह सिद्ध हो पाया कि मृत्युदंड बेहतर है या आजीवन कारावास? यह सब बकवास था। मेरे लिए यह अहम की लड़ाई थी और उसके लिए 20 लाख के लालच की। फिर उसे 15 साल पहले की पार्टी के अगले दिन की याद हो आई। यह निर्णय लिया गया था कि नौजवान अपने कैद के दिनों को बहुत ही सख्त देखरेख में बिताएगा। उसे व्यापारी के बगीचे में बने लॉज में 15 साल रहना होगा। उसे बता दिया गया कि इन 15 सालों में लॉज की चौखट से भी बाहर वो नहीं निकलेगा। ना तो वो किसी मानव से मिलेगा, ना उसकी आवाज सुनेगा और ना ही कोई अखबार उसे दिया जाएगा। उसे इस बात की इजाजत दी गई कि वो एक वाद्य यंत्र रख सकता है, चिट्ठियां लिख सकता है, शराब और सिगरेट का सेवन कर सकता है। एग्रीमेंट के अनुसार बाहरी दुनिया से उसका संपर्क एक छोटी सी खिड़की के माध्यम से रहेगा। वो अपनी इच्छा के अनुसार किताबें, संगीत या शराब आदि का ऑर्डर कर सकता था, लेकिन उसे 15 साल तक एकदम एकाकी जीवन बिताना था। यह शर्त 14 नवंबर 1870 मध्य रात्रि से शुरू होकर 14 नवंबर 1885 तक चलनी थी।
अगर नौजवान 15 साल से 2 मिनट पहले भी शर्त तोड़ेगा तो उसे एक भी पैसा नहीं मिलेगा। शर्त शुरू हो चुकी थी। पहले साल नौजवान के जो लिखित नोट प्राप्त हुए उनसे साफ पता चल रहा था कि वो अपने अकेलेपन से बहुत परेशान है और कई बार अवसाद का शिकार भी हो रहा है। लॉज से पियानो बजाने की आवाज 24 घंटे आती रहती थी। उसने शराब और तंबाकू की मांग बंद कर दी। उसने लिखा कि शराब इच्छाएं जगाती है और किसी भी कैदी के लिए इच्छाएं सबसे बड़ी दुश्मन होती हैं। और ये बात भी थी कि अच्छी शराब बिना किसी साथी के कैसे पी जाए। तंबाकू से उसके कमरे की हवा खराब हो रही थी, इसलिए वो इसे भी नहीं चाहता था। पहले साल उसने जो किताबें मांगी वो हल्का फुल्का साहित्य था। जटिल प्यार की कहानियों वाले उपन्यास और अच्छी कहानियों वाली किताबें भी उसने मांगी। दूसरे साल पियानो बजना बंद हो गया और नौजवान ने उच्च कोटि के प्राचीन ग्रंथों की मांग की। 5वें साल तक आते आते नौजवान फिर से पियानो बजाने लगा और उसने शराब की मांग की। लॉज की खिड़की से जो चौकीदार नौजवान पर ध्यान दे रहे थे, उनका कहना था कि वो शराब पीता, खाना खाता और लेटा रहता। कभी कभी वो जोर जोर से अपने आप से ही बात करने लगता था। उसने किताबें पढ़ना बंद कर दिया था। कभी कभी वो लिखने लगता और सारी सारी रात लिखता। सुबह होते ही वो अपने सब लिखे हुए को फाड़ देता। एक आध बार उसे रोते हुए भी देखा गया। छठे साल की दूसरी छमाही में उसने गंभीरता से भाषा, दर्शन और इतिहास पढ़ना शुरू किया। वो अपने अध्ययन में पूरी तरह खो गया था। वो इतना पढ़ रहा था कि व्यापारी को उसके लिए किताबें जुटाना मुश्किल हो गया। 4 सालों में करीब 600 किताबें नौजवान ने ऑर्डर की थीं। इसी समय व्यापारी को नौजवान का लिखा हुआ एक खत भी मिला। खत में लिखा था, प्रिय जेलर, मैं ये पत्र तुम्हें 6 भाषाओं में लिख रहा हूं। जो इन भाषाओं को जानते हैं कृपया उन्हें ये पत्र दिखाना। अगर उन्हें इसमें एक भी गलती ना मिले तो मेरा निवेदन है कि तुम बगीचे में बंदूक की एक गोली चला देना। बंदूक चलने से मुझे पता चल जाएगा कि मेरी कोशिश बेकार नहीं गई। दुनिया भर के अलग अलग क्षेत्रों और भाषाओं के बोलने वाले विद्वानों के अंदर एक ही तरह की आग जल रही है। काश तुम्हें भी पता चल पाता कि मेरी आत्मा को कितना अलौकिक सुख इस सब से मिल रहा है। कैदी की इच्छा पूरी की गई। बगीचे में 2 बार बंदूक दागी गई। 10वें साल के बाद कैदी लगातार मेज पर बैठा रहा और धर्म सिद्धांत के ग्रंथ के अलावा उसने कुछ और नहीं पढ़ा। व्यापारी के लिए यह आश्चर्य की बात थी कि जो आदमी 4 साल में सैकड़ों किताबों को हजम कर चुका था, वो पिछले 1 साल से एक पतली सी किताब को ही नहीं समझ पा रहा था। इसके बाद नौजवान कैदी ने धर्म मीमांसा और धर्म के इतिहास का अध्ययन किया। अपनी कैद के आखिरी 2 सालों में कैदी ने बहुत बड़ी संख्या में अलग अलग विषय की किताबों का अध्ययन किया। कभी वो प्रकृति विज्ञान की किताब मंगाता तो कभी बायरन और शेक्सपियर को पढ़ना चाहता। एक ही समय में वो रसायन विज्ञान, औषधि विज्ञान, उपन्यास, दर्शन और धर्म संबंधी ग्रंथों की मांग करता। उसकी दशा उस व्यक्ति जैसी हो गई थी जो तूफान में तबाह हो गए अपने पानी के जहाज के अवशेषों के आसपास तैर रहा है। अपना जीवन बचाने के लिए वो कभी एक वस्तु को पकड़ता तो दूसरे ही क्षण दूसरी वस्तु को थामना चाहता था। बूढ़ा व्यापारी इन सब बातों को आज याद कर रहा था। वो सोच रहा था कल 12 बजे वो स्वतंत्र हो जाएगा। शर्त के मुताबिक मुझे उसे $20 लाख देने होंगे। अगर मुझे ये पैसे देने पड़े तब तो सब खत्म हो जाएगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। 15 साल पहले 20 लाख उसके लिए कुछ नहीं था। आज उसे इस बात का डर सता रहा है कि उसका कर्ज ज्यादा बड़ा है या उसकी कुल संपत्ति। स्टॉक एक्सचेंज में बिना सोचे समझे अंधाधुंध पैसे लगाने की उसकी जिद ने उसे कहीं का न रखा। वो निडर और आत्मविश्वास से भरपूर व्यापारी अब मध्यम दर्जे का साहूकार होकर रह गया था। अपनी मुट्ठियां भींचते हुए वो बोला, ये कमबख्त मर क्यों नहीं जाता? इसकी उम्र अभी केवल 40 साल की है। मेरे पैसे से वो जिंदगी के मजे लूटेगा, एक्सचेंज में निवेश करेगा और मैं भिखारियों की तरह उसे देखूंगा। वो रोज मुझसे कहेगा, मेरी जिंदगी में जो खुशियां आई हैं उनकी वजह आप हैं, मैं आपकी सहायता करना चाहता हूं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे दिवालिया होने और बेइज्जती से बचाने के लिए इस आदमी को मरना ही होगा। 3 बज रहे थे। व्यापारी ने ध्यान से सुना। सब सो रहे थे। बाहर पेड़ों के बीच से बह रही हवा की सरसराहट थी। उसने अपनी तिजोरी से लॉज की चाबी निकाली।
पिछले 15 सालों से इसका उपयोग नहीं हुआ था, उसने अपना ओवरकोट पहना और अपने घर से बाहर निकल गया। बगीचे में अंधेरा था और ठंड भी थी। बारिश हो रही थी। आवाज करती हुई चल रही तेज हवा पेड़ों को हिला रही थी। लॉज के पास पहुंचकर उसने 2 बार चौकीदार को आवाज लगाई। साफ था कि चौकीदार ठंड, बारिश और हवा से बचने के लिए अंदर किसी कोने में सो रहा था। उसने सोचा कि अगर वो अपनी योजना में सफल हो जाता है तो पहला शक चौकीदार पर ही जाएगा। उसने अंधेरे में लॉज के दरवाजे और सीढ़ियों का अंदाज लगाया और आगे बढ़ा। उसने माचिस जलाकर देखा, वहां कोई नहीं था। कैदी के कमरे की तरफ जाने वाले रास्ते के सभी दरवाजों पर लगी सील पूरी तरह से दुरुस्त थी। माचिस के बुझ जाने पर उस बूढ़े व्यापारी ने खिड़की से अंदर की तरफ झांका। कैदी के कमरे में एक कमजोर सी मोमबत्ती जल रही थी। वो मेज के पास बैठा हुआ था। उसकी पीठ, उसके बाल और उसके हाथों के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मेज के ऊपर, कुर्सियों पर और फर्श पर कुछ खुली हुई किताबें पड़ी थीं। करीब 5 मिनट बीत गए लेकिन कैदी हिला तक नहीं। 15 साल की कैद ने उसे सिखा दिया था कि एकदम स्थिर होकर किस तरह बैठना है। व्यापारी ने खिड़की पर अपनी उंगलियों से थपकी सी दी लेकिन कैदी पर कोई असर नहीं पड़ा। व्यापारी ने दरवाजे के ताले पर लगी सील को तोड़ा और चाबी लगाई। दरवाजे से हल्की सी आवाज आई। वो सोच रहा था कि कैदी उछलकर खड़ा हो जाएगा और आश्चर्य से उसे देखेगा। 3 मिनट बीत गए लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उसने कमरे के अंदर जाने का निश्चय कर लिया। मेज के पास कैदी बिल्कुल स्थिर सा बैठा हुआ था। वो एक कंकाल मात्र रह गया था। उसकी त्वचा उसकी हड्डियों से चिपक गई थी। घुंघराले बाल बढ़ गए थे और दाढ़ी अस्त व्यस्त हो रही थी। उसके चेहरे का रंग पीला हो गया था और गालों में गड्ढे पड़े हुए थे। उसकी पीठ संकरी और लंबी हो गई थी। उसके हाथ, जिन पर उसका चेहरा टिका हुआ था, एकदम पतले बारीक से हो गए थे और उनकी तरफ देखने की भी इच्छा नहीं हो रही थी। उसके बालों में सफेदी झलकने लगी थी और उसके बुझे हुए चेहरे को देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि उसकी उम्र मात्र 40 साल की है। वो नींद में था। उसके झुके हुए सिर के सामने मेज पर एक कागज रखा हुआ था जिस पर सुंदर लिखावट में कुछ लिखा हुआ था। बेचारा, व्यापारी ने सोचा, ये शायद सो रहा है और लाखों डॉलर के सपने देख रहा है। मुझे इस अधमरे आदमी को उठाकर बिस्तर पर डालना है और तकिए से इसका दम घोंट देना है। बड़े से बड़ा विशेषज्ञ भी नहीं पता लगा पाएगा कि मौत कैसे हुई। लेकिन पहले यह देखें कि इसने कागज में लिखा क्या है। व्यापारी ने मेज से कागज उठाया और पढ़ना शुरू किया। कल 12 बजे मुझे मेरी स्वतंत्रता मिल जाएगी और मैं दूसरे लोगों से मिल पाऊंगा। लेकिन इससे पहले कि मैं ये कमरा छोड़ूं और धूप में विचरण करूं, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। मैं ईश्वर को साक्षी मानते हुए अपनी अंतरात्मा से कहना चाहता हूं कि मैं स्वतंत्रता से, स्वास्थ्य से, जीवन से और उन तमाम चीजों से नफरत करता हूं जिन्हें तुम्हारी किताबें जीवन की अच्छी चीजें मानती हैं। मैं पिछले 14 साल से जीवन के बारे में अध्ययन करता रहा हूं। यह सच है कि मैंने इस दौरान पृथ्वी को और मानव को नहीं देखा, लेकिन तुम्हारी किताबों के माध्यम से मैंने खुशबूदार शराबें चखी हैं। मैंने सुंदर गीत गाए हैं, जंगलों में हिरन और जंगली सुअरों का शिकार किया है। मैंने महिलाओं से प्यार किया है जिनकी रचना तुम्हारे कवियों और साहित्यकारों ने की थी। उन्होंने रातों में मेरे कान में मधुर कहानियां सुनाई और मेरे दिमाग को मदमस्त कर दिया। तुम्हारी किताबों में मैं एल्बुर्ज और माउंट ब्लांक की चोटियों की सैर करके आया, जहां से मैंने सूर्योदय और सूर्यास्त के शानदार नजारे देखे। वहां से मैंने बादलों में कड़कती हुई बिजलियां देखी। मैंने हरे भरे वन, खेत, नदियों, झीलों और शहरों का वहां से दीदार किया। सुंदर कन्याओं के गीत और गरड़ियों के बांसुरियों की तान मैंने सुने। तुम्हारी किताबों के माध्यम से मैंने शैतान को देखा। मैं अंतहीन गड्ढों में गिरा। मैंने चमत्कार किए, कत्ल किए, शहर जलाए, धर्मों का प्रचार किया और नए राज्यों को जीता। तुम्हारी किताबों ने मुझे ज्ञान दिया। हजारों सालों से आदमी ने जो बनाया, सीखा, वो मेरे दिमाग में बैठ गया है। मुझे पता है मैं तुम सबसे ज्ञानी हूं। मैं तुम्हारी किताबों और इस दुनिया के ज्ञान से घृणा करता हूं। ये सब बकवास है, फिजूल है, भ्रामक है और धोखा है। तुम चाहे कुछ भी हो जाओ, मृत्यु तुम्हें इस पृथ्वी से ऐसे ही साफ कर देगी मानो तुम जमीन के अंदर बिल बनाकर रहने वाले
चूहे हो। तुम्हारा इतिहास, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां और विद्वता सब यहीं छूट जाना है। तुमने अपनी बुद्धि को खो दिया है और गलत राह पर चल पड़े हो। तुमने सत्य और सुंदरता को छोड़ दिया है। पृथ्वी के लिए तुमने स्वर्ग को दांव पर लगा दिया है। तुम और तुम्हारे जीवन से मैं कितनी घृणा करता हूं, इसको सिद्ध करने के लिए मैं $20 लाख की रकम त्याग रहा हूं। इस धन के अपने हक को छोड़ने के लिए मैं तय सीमा से 5 घंटे पहले यहां से चला जाऊंगा और कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दूंगा। कागज को पूरा पढ़ने के बाद व्यापारी ने उसे मेज पर ही रख दिया। उसने कैदी के सर को चूमा और आंसू बहाता हुआ लॉज से बाहर निकल आया। उसने स्वयं के लिए अपने मन में कभी भी इतनी घृणा महसूस नहीं की थी जितनी वो आज कर रहा था। घर पहुंचकर वो बिस्तर पर लेट गया, लेकिन आंसुओं और उमड़ती घुमड़ती भावनाओं ने उसे सोने न दिया। अगली सुबह चौकीदार भागता हुआ उसके पास आया। वो घबराया हुआ था। उसने बताया कि कैदी खिड़की से बाहर निकला और बगीचे को पार करता हुआ गेट से बाहर चला गया। व्यापारी तुरंत चौकीदार के साथ लॉज पहुंचा और उसने कैदी के लॉज से चले जाने की तस्दीक की। अनावश्यक हो हल्ला ना हो, इसलिए उसने मेज पर रखे उस कागज को उठाया जिसमें लाखों डॉलर छोड़ने की बात लिखी हुई थी। घर पहुंचकर उसने इस कागज को अपनी तिजोरी में रख दिया। शर्त। अभी आपने रूसी कथाकार एंटन चेखव की कहानी दी बेट की ये हिंदी पेशकश सुनी। कैसी लगी आपको ये कहानी? कहानी अगर अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।